बीवी मेरी छोटी नाटी, लंबी मेरी कद काठी, हाय रे नसीब जो अजीब जोड़ी पाई है। हर शादीशुदा आदमी यह सोचता है कि कुंवारा सुखी है, और हर कुंवारा यह सोचता है कि शादीशुदा सुखी है। फर्क मनोज भाई छोटा सा है कि शादीशुदा ऐसा दिन में सोचते हैं। वारदात करके इधर से भागते थे, हमने यहीं पर अपना नाका लगा रखा है। हमारी किस्मत खराब है, मुद्दत से जा रहे थे। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज मक्खन। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। आज के हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं हिंदुस्तान के वो कवि जो पिछले 25 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अपनी प्रस्तुतियों से सबको गुदगुदा रहे हैं, जो हास्य रस को गाकर पढ़ते हैं और इस रस के अलावा भी इसी तरह दूसरे रसों में भी वो अपना समान अधिकार रखते हैं। उसी तरीके से वो सिद्धस्थ हैं। आज उन्हें बुलाते हैं जो आते हैं नाथद्वारा राजस्थान से, और नाम है लोकेश महाकाली। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। प्रणाम लोकेश महाकाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी प्रणाम मनोज भाई, और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस वक्त जो भी देख रहे हैं देश भर में, उन सभी को भी प्रणाम करना चाहता हूँ अपनी स्टाइल में। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो भी देख रहे उन सारों को प्रणाम है। मियाओं की बीवियों को, बीवियों के मियाओं को, जोड़ी वाले सारे जोड़ीदारों को प्रणाम है। जिनकी जोड़ियां भी घोड़ियां न चढ़ पाई उन कुंवारियों व कुंवारों को प्रणाम है। और जोड़ियां बनाने की फिराक में जो डोल रहे ऐसे देवदासों और पारों को प्रणाम है, ऐसे देवदासों। बहुत बढ़िया लोकेश जी, जो आपने ये प्रणाम करने का जो आपका अंदाज है काबिले तारीफ है। और मैंने जब से कविता की समझ ली है, मैंने आपको हमेशा काव्य पंचों पर पढ़ते सुना है, और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ये कविता का कीड़ा कैसे लगा? देखिए मनोज भाई, साहित्य में रुचि तो रही। हिंदी की कक्षाओं में ज्यादा इसलिए बैठता था क्योंकि दूसरे विषय समझ में आते नहीं थे, बोलने चालने का ठीक था। फिर मैं जिस कक्षा में पढ़ता था उस कक्षा में मेरी हैंड राइटिंग और उसके साथ ही लिखने की भाषा शैली बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र ने कहा, जो सच्ची बात बता रहा हूँ, किसी लड़की को वो रिझाना चाहता था, तो उसने कहा यार कि मेरी तरफ से तू लव लेटर लिख दे। अब पहली बार कोई काम दिया गया, इतना बढ़िया तरीके से उसको लिखा, इतना बढ़िया तरीके से लिखा कि उस लड़की ने उसको हाँ करने के बाद भी लगभग साल भर तक लव लेटर लिखवाए। देखा देखी फिर दूसरे दोस्तों ने लिखवाने के लिए कहा, तो ऐसे लव लेटर लिखते 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 बीच में शायरियाँ फंसाने लगा। शायरियाँ फंसाते फंसाते कुछ अच्छी बन गई तो स्कूल कॉलेज में बोलने लगा है, और पता नहीं चला कि मैं कब इस दरिया में उतर गया और तैरता चला गया। बहुत बढ़िया लोकेश जी, आपने जो आपकी शुरुआत रही वो शुरुआती लव लेटर से हुई, और मैंने जब भी आपको देखा आप हास्य रस को गा कर पढ़ते हैं। देखो, मेरा मानना है मनोज भैया कि जैसे आप हैं, आपको किसी पर प्रेम भी आएगा तो सेम टाइम गुस्सा भी करोगे, आप संकल्पित भी होंगे, सशंकित भी होंगे, आप घृणा भी करेंगे, आप में देशभक्ति की भावना भी जगेगी, आप में राष्ट्रभक्ति के अलावा प्रभु भक्ति की भावना भी जगेगी। आप कभी अवसाद में जाएंगे तो कभी आप हुंकार भरेंगे। जब सारे ही भावों को एक व्यक्ति जीता है, काहे को वो किसी एक रस में इस बात की घोषणा कर देता है कि मैं उसी में लिख सकता हूँ। हाँ, ये अवश्य है कि अभिव्यक्ति का माध्यम जब आप चुनते हैं तो किसी में आप थोड़ा ज्यादा शाइन कर पाते हैं। तो कोई हास्य रस में अच्छी प्रस्तुति देता है तो उसे लगता है मुझे हास्य रस करना चाहिए, और कोई देशभक्ति के भावों को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि श्रोताओं में रोमांच का संचार हो जाता है, तो वो सोचता है कि उसे देशभक्ति करनी चाहिए। कोई भक्ति रस लिखता है, कोई प्रेम के भावों को लिखता है। मैंने सभी भाव जिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके सब में लिखा है। देश भर में जो पहचान बनी है वो हिंदी हास्य गीतों के माध्यम से बनी है, लेकिन श्रोता लोग फरमाइश करते हैं और कवि लोग भी कहते हैं, आप लोग भी कहते ही हैं, तो फिर सारे रसों में लिखना भी शुरू किया, पढ़ना भी शुरू किया, और मान्यता से मिल गई है। तो मेरा यही मानना है। बहुत बढ़िया लोकेश जी, मेरी एक फरमाइश है, और जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक है, उनकी मन की भी यही बात है कि जो आप ये हास्य को गाकर पढ़ते हैं उसका एक नमूना हो जाए। बिल्कुल, और मेरा ये मानना है कि हास्य हमारे आसपास बिखरा पड़ा है।
मुझे मालूम नहीं कि मेरी यहाँ बैठने के साथ ही मेरी लंबाई का कितना अंदाजा लगा पाएंगे। मेरी लंबाई 6 फुट 2.5 इंच है। अब सोचो यदि मुझसे भी लंबा कोई व्यक्ति, ठीक है, और उसकी पत्नी उसकी आधी साइज की, तो जब चलेंगे उसमें से भी हादसे पैदा हो जाता है। क्या हुआ कि मैंने ऐसे एक जोड़े को पूछ लिया जिसमें पति बहुत लंबा और पत्नी बिल्कुल कमर की साइज की। मैंने उससे पूछा, यार कि भाभी जी, ये इतने लंबे आदमी से आपने शादी करी और कोई मिला नहीं? उसने कहा, भैया इसमें बात यह है, वो मेवाड़ की थी। उसने कहा, मैं मेवाड़ की हूँ, स्वाभिमान रखती हूँ। मैंने जानबूझकर इस लंबू को इसलिए चुना क्योंकि जिंदगी भर मैं इससे सर उठाकर बात करूंगी और ये पट्टा सर झुकाकर बात करेगा। मैंने फिर उससे पूछा, इसने तो कह दिया, पर तेरे में तो अक्ल थी, तेने इतनी छोटी लुगाई के साथ शादी क्यों करी? उसने कहा, लोकेश भैया, जरूर ये दिखने में बच्ची लगती है, पर मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी लगती है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उस आदमी की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए अगर कहा जाएगा तो एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ गीत का। वो कहेगा, लंबा हूं मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी नार। लंबा हूं मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी नार। मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, हाईवे पे दौड़ता ना, मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, सजनी नैनो कार। लंबा हूं मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी नार। बीवी मेरी छोटी नाटी, लंबी मेरी कद काठी, हाय रे नसीब जो अजीब जोड़ी पाई है। मियाँ बीवी लगे ऐसे ताड़ के पेड़ पे जैसे, ग्वाली ने कोई अपनी भैंस बांध आई है। मैं लघु काव्य प्रबंध, वो लगे छोटा सा छंद, वो लगे पुपाड़ी मेरी काया शहनाई है। देख शादी वाले चित्र, आप भी कहोगे मित्र, ऊंट के गले में देखो घंटी लटकाई है। वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, अपन कुतुब मीनार। लंबा हूं मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी नार। तो गाकर भी हास्य किया जा सकता है। बहुत खूब लोकेश जी, क्या सुनाया आपने, और जो ये विधा आपने चुनी हास्य को गाकर पढ़ने की, वास्तव में बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप शादी से पहले ही कवि थे या शादी के बाद कवि बने? कविता का कीड़ा तो शुरू से था। मैंने शादी करी है मेरी सगी भाभी की छोटी बहन से। अच्छा। कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी तो मैं लिखा करता था, तो बहुत सारा उस वक्त मैंने लिखा। उस वक्त का बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने घर में, मैं मेरे घर में, और छुट्टियों में आते थे, चले जाते थे। तब का एक मुक्तक सुनाता हूँ। मैं कह नहीं पाता था, तब मैंने कहा था, कहीं इनकार मजबूरी, कभी इकरार की खुशबू, मगर हर हाल कायम है जहां में प्यार की खुशबू। यकी मुझको दिलाती है न जाने क्यों हवाएं ये, वहां उस पार पहुंचेगी यहाँ इस पार की खुशबू। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लोकेश जी, मैं अब ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि शादीशुदा जिंदगी का अपना अलग आनंद है या कुंवारेपन में ज्यादा आनंद है? आनंद तो लेने वाले के ऊपर है। कुंवारेपन में अपना अलग आनंद होता है, लेकिन एक चाह रहती है, एक तलब रहती है। शादी होने के बाद आप उसको कितना कंटिन्यू कर पाते हो, ये आपके ऊपर है। वैसे शादीशुदा और कुंवारा में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हर शादीशुदा आदमी यह सोचता है कि कुंवारा सुखी है, और हर कुंवारा यह सोचता है कि शादीशुदा सुखी है। फर्क मनोज भाई छोटा सा है कि शादीशुदा ऐसा दिन में सोचते हैं। कुंवारों की अपनी पीड़ाएं होती है। शादी कर लेनी चाहिए वैसे, क्योंकि अधिक देर तक कुंवारे रहो तो फिर आसपास की परिस्थिति को देखते 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 आप इतना व्यस्त हो जाते हो कि एक टेक सा लग जाता है। और नसीब भी फिर ऐसा हो जाता है कि जो बहुत ज़्यादा अखंड कुंवारा रह जाता है, वो तो ताश खेलता है तो उसमें भी बेगम नहीं आती है। शादी कर लेनी चाहिए, उसको निभाने के ऊपर है। और मेरा मानना है कि शादीशुदा जिंदगी के जो अनुभव है, एक मिठास भी है, थोड़ा सा नमकीन सा भी है, एक संघर्ष भी है, एक साथ भी है। तो बस मैं लोकेश जी पूछना चाहता हूँ कि जो आप ये हास्य में जो सब्जेक्ट लेके आते हैं, ये मटेरियल आप लाते कहाँ से हैं? हमेशा आपका एक नया सब्जेक्ट होता है।
देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि हास्य दो प्रकार से होता है। एक जो गद्यात्मक हास्य होता है, उसके लिए तो संसार भर के चुटकुले पड़े हुए हैं। कवि सम्मेलन के मंचों पर भी चुटकुलों का अपना आश्रय लेके कभी लोग चलते हैं। लाफ्टर आर्टिस्ट इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और होना भी चाहिए। समाज में इतना हास्य बिखरा पड़ा है। चूंकि मैं गा कर हंसाता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी इस रूप में बढ़ जाती है कि उसमें कुछ कविता झलके। उस कविता का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, पर उसमें कविता झलके। रॉ मटेरियल की आपने जहां तक बात करी, हम आसपास से ही उठाते हैं। आप किसी भी हास्य कलाकार से पूछ लीजिएगा, हकीकत यही है कि यदि वो मौलिक है तो अपने आसपास से उठाएगा। हमारी नज़र यदि मस्त होती है तो फिर नज़ारे सारे मस्त हो जाया करते हैं। मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है कल्लू। कल्लू? हाँ, कल्लू। जैसा नाम बिल्कुल वैसा। इतने पक्के कलर का, इतना काला, इतना काला, तवे से शर्त लगाकर पैदा हुआ अगला। इतना काला कि दिन के उजाले में देखो तो भी नैन नक्श ढंग से नजर नहीं आवे, और रात के अंधेरे में मिल जाए तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाए। अमावस की रात को पैदा हुआ। विसंगति सुनना आप, अमावस की रात को पैदा हुआ और जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त पूरे शहर में बिजली की कटौती अलग से थी। तो 15 मिनट तक तो सिस्टर को भी पता नहीं चला कि लड़का हुआ कि लड़की। वो तो भला हो स्पर्श तकनीक का कि पता चल ही गया। आप जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो जमाने से कटता गया, जमाना उससे कटता गया, एक कॉम्प्लेक्स आ गया उसके अंदर। लेकिन एक रोज तो गजब हो गया। मेरे मोहल्ले में एक दूध वाले भैया जी रहते हैं, सुबह शाम उसको अपने बाड़े में बिठाए, चाय नाश्ता बादाम पिस्ता पोहे फाफड़े जलेबी सब खिलाए। कल्लू भावुक हो गया है। उसने कहा, यार इस पूरी दुनिया में इंसानियत के पुजारी तो दूध वाले भैया, मानवता के रक्षक तो दूध वाले भैया। दूध वाले भैया से पूछा, यार आप तो बहुत गजब के आदमी हो। दूध वाले भैया ने कहा, गजब वजब की बात नहीं, तू तो रोज टाइम से आ, खा पी और ऐश कर। बात छोटी सी है कि मेरी भैंस का मर गया है पाड़ा। अब वो तेरे को देखती है तो दूध निकलता है। अब हाथ से कहां से निकलता है कि वो जब से बड़ा हुआ तो सरकारी नौकरी लग गई। और सरकारी नौकरी लगने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि समय से और रिश्ता अच्छे से हो जाता है। तो उसको लड़की मिल गई, बिल्कुल गौरी गट, बिल्कुल अपोजिट। आपको लग रहा है कि मजे आ गया, मजे नहीं आ गया। दोनों पति पत्नी के साथ फिर भी संकट। दोनों एक साथ बैठकर कभी भी अपनी शादी के वीडियो का कभी आनंद नहीं ले पाए। बताओ क्यों? क्यों? ब्राइटनेस बढ़ाओ तो लुगाई नजर नहीं आवे, तो कम करो तो कल्लू नजर नहीं आवे। अब हाथ से यही खत्म हो जाता है चुटकुलों में। अब यहां से शुरू करता हूं कि उन दोनों के जोड़े को देखकर अगर उससे पूछा जाए अंतरात्मा से, कल्लू से, तुझे कैसा लग रहा है, तो शायद वो ये कहेगा। छोटा सा सुना देता हूं आपको। वो कह रहा है, जो गए हास्य की बात कर रहे हो आप, गोरी 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 हेलो गाई, गोरी 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 हेलो गाई, पूर्णिमा की ज्योति जैसे चांदनी नहाई, काला काला हो काला हो काला हो काला 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 हूं मैं ऐसा भाई, भट्टी पर जैसे औंधी पड़ी हो कढ़ाई, गोरी गोरी बीवी मेरी कोहिनूर जैसी लगती हुजूर, सिंघाड़े सा लगू में वो नूर छलकाती है, छोरे बनकर छेला बोले उसे लेला लेला, देख देख ककड़ी सी काया मुरझाती है, कपड़े जाए सुखाने किसी न किसी बहाने, आस पड़ोस की खिड़कियां खुल जाती है, लोग कहे देखो भाई कल्लुए ने कली पाई, चकाचक चूरमे के संग सूखी बाटी है, तो वो बबीता 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 वो बबीता 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 वो बबीता में अय्यर हाय हर जाए, सारे जेठा लाल रखे ऑन वाईफाई, गोरी गोरी ओ गोरी ओ गोरी। इस प्रकार से गीत बढ़ते चले जाते हैं, मस्ती चली है। बहुत खूब मजा आई है लोकेश जी आपके साथ। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक आपका वाकया पता है, एक बार आप डाकुओं के बीच में फंस गए थे, ये क्या माजरा है? डाकू तो नहीं कहेंगे, पर बड़ा मजेदार किस्सा है। हमें कवि सम्मेलन में गए थे और वो एरिया भी ऐसा था, हालांकि एरिया सारे सुरक्षित होते हैं, लेकिन एरिया में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हर जगह असुरक्षित से माने जाते हैं। तो वागड़ क्षेत्र का एक एरिया था, नाम नहीं लूंगा मैं। वहाँ से कवि सम्मेलन लगभग आधी रात के बाद तक चलता रहा और हमें कहा गया कि आप यही रुक जाइए। हमारे पास अपनी एक कार थी, इसमें 4-5 कवि मित्र थे। हमने कहा निकल जाए, तो किसी को ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने कहा निकल चलते हैं। तो वहां से जब निकले तब उन्होंने एक शॉर्टकट लिया। तो उसने कहा कि यार इधर से जाएंगे तो शॉर्टकट है, आराम से निकल जाएंगे।
तो शॉर्टकट के चक्कर में न जाने किधर से निकले वो, तो बस उसी कार की लाइट के सहारे जा रहे थे। एकदम से आगे नजर पड़ी, ड्राइवर ने एकदम गाड़ी धीमी करके कहा कि यार आगे तो बहुत सारे पत्थर पड़े, तो बहुत सारे पत्थर वहां पर पड़े हुए। हमने कहा ये क्या हो सकता है, सुन तो रखा ही था, और उससे पहले आयोजकों ने बोल दिया था कि खतरा है। खतरा है, तो घबराहट तो शुरू हो गई। ड्राइवर ने कहा एक काम करो, कोई टेंशन नहीं, पीछे से मतलब बगल में एक जगह है, उधर से बन्नाट भगा लेता हूँ। बन्नाट तो समझते ना, तेजी से। एकदम मना किया, मत करना ऐसा, देखो लफड़ा हो जाएगा, किसी ने पत्थर उधर फेंक दिया। ड्राइवर ने कहा ऐसे ही मानेंगे, उससे बेटर तो भाग जाए। तो उसने स्पीड बढ़ाई कार की, और जैसे जाने लगा, लेकिन उस पत्थरों को क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे उसकी गाड़ी ब्रेक से रुकी, अब यकीन नहीं मानेंगे, ये दिन भी देखे हमने, रिवॉल्वर ड्राइवर की कनपट्टी सब कभी तो बुक गए। अच्छा। मैं लंबा हो गया, दुखूंगा अभी, कितना दुखूंगा, ऐसे हो गया मैं। उन्होंने कहा कि कहाँ भागे जा रहे हो, लेकिन उनमें से एक जो था, चार पांच लोग थे, उनमें से एक की नजर पड़ गई, हमारे साथ एक कवि मित्र थे, वो टीचर, उन पर नजर पड़ गई। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी का जवाब बड़ा तगड़ा था। गुरु जी ने कहा तू मुझे गोली मार दे, वहां तक चल जाएगा, लेकिन मेरा शिष्य डाकू बन गया है वैसे। सर डाकू वाकू नहीं है हम यहाँ मतलब सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा समिति बना रखी है हमने, तो जगह जगह चेक पोस्ट पर रखी है कि आप जिस रास्ते से आए हो वो रनिंग रास्ता नहीं है, ये भागने का रास्ता है। वारदात करके इधर से भागते थे, हमने यहीं पर अपना नाका लगा रखा है। हमारी किस्मत खराब है, उधर से जा रहे थे, इस प्रकार से बचे हैं। लेकिन हमें वहां उन्होंने रोक लिया क्योंकि वो भी बोर हो रहे थे। तो आए कि मिनी कवि सम्मेलन चल रहा था, सबने अपनी कवियों को पकड़ लिया। हाँ, मना भी नहीं कर सकते थे। बाद में उन्होंने एक कोड वर्ड दिया, आगे यही बताना। कोड वर्ड क्यों दिया? आगे भी था ना। अच्छा। हाँ, ये बताओगे तो आपको, उन्होंने तो पहचान लिया, जरूर थोड़ी कि हर शिष्य मिले। ऐसा बहुत सारे किस्से मतलब चलते रहते हैं। एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही, काव्य यात्रा आपकी? मैं सिर्फ संक्षेप में बताऊंगा। हर व्यक्ति का एक सपना होता है। कुछ लोग परिस्थितिवश कवि बन जाते हैं, कुछ लोग किसी भी फील्ड में जाते हैं तो देखा देखी जाते हैं। मेरे साथ ये रहा कि मैंने एक सपना देखा था, क्योंकि जिस चीज से मुझे इश्क था, कविता से, मैं चाहता था कि मैं अपना योगदान कितना दे पाता हूँ। तो जर्नी को इस रूप में रहूंगा कि माता पिता का आशीर्वाद रहा, परिवार का साथ रहा, मित्रों का सहयोग रहा, और सीखते 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 अनुभवों से चलते गए। कभी भी किसी मंजिल को नहीं सोचा, पड़ाव का आनंद लिया। अभी भी उस सफ़र में हूँ। इस जर्नी को अगर मैं एक शब्द में अगर परिभाषित करना चाहूँगा तो मैं इसे बेहतरीन कहूँगा, क्योंकि इसी ने मुझे गिरना सिखाया, इसी ने मुझे उठना सिखाया। यही जीवन है, जैसा कि राज कपूर जी कहा करते हैं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़ी तमन्ना है मेरी कि जीवन के अंतिम सांस तक ये प्यार बना रहे, मेरा एफर्ट बना रहे, मैं सीखता रहूं, और जैसा कि मैंने कहा था, कभी कोई कविता हो जाए। क्या बात, क्या बात। योगेश जी, जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन में भी बोला, आप हास्य को गाकर पढ़ते हैं, और आज तो आपके साथ जो संवाद हुआ उसमें तो हमें मज़ा ही आ गया। क्या बात है, मज़ा आ गया। लेकिन जाते जाते इन अंतिम पड़ाव में मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस और हमारे दर्शक भी सुने, जो आपने दूसरे रस जिसमें आप लिखते हैं, उनके कोई दो ऐसे रस जिस पर आपको सुनाना चाहे तो चार चांद लग जाएंगे। जैसे प्रेम। प्रेम। अब लौकिक प्रेम बताता हूँ। कहते हैं कि पहली नजर में प्यार हो जाता है, और पहली नजर के बाद दूसरी नजर मिले ही नहीं तो फिर भी व्यक्ति उस पहली नजर के प्यार की अनुभूति को जीकर तैयार हो सकता है। प्यार बन क्या सुनेगा। धड़कनों को अजब दुखी दे गई, मन मुरलिया बजी मौसीकी दे गई। संगीत। मन मुरलिया बजी मौसीकी दे गई, एक झलक बाद ही गुम हुई वो हंसी, उम्र भर की मगर आशिकी दे गई, उम्र भर। और जब प्रेम के प्रतिमान ढूंढते हैं तो सबसे बड़े प्रतिमान कौन है प्रेम का? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण।
शब्दों के साथ कवि किस प्रकार से खेल सकता है, उस शब्दों में से उसकी पुनरावृत्ति से किस प्रकार से धारा प्रवाह, एक रस की उत्पत्ति हो सकती है। छोटा सा प्रयास मेरा भी देख लीजिएगा। आप सोचिए कि हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं वृंदावन में, हमारे सामने महारास हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी इनके नयन आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। नैन से जो मिले नैन नैन अति सुख पाए, नैन मिले बिन नैन चैन नहीं पाते हैं। नैन से जो मिले नैन नैन अति सुख पाए, नैन मिले बिन नैन चैन नहीं पाते हैं। नैन देख कर कभी हो जाए चपल नैन, कभी नैन देख कर नैन सकुचाते हैं। कारे कजरारे नैन वृषभान बिटिया के, बिन बोले सैन से ही बात कर जाते हैं। और नट खट नैन वाली राधिका के नैन पर, नंद नंदन के नैन वारी वारी जाते हैं, नंद नंदन के नैन वारी वारी जाते हैं। और अंत में जो कि आपने कहा है कि हमने राष्ट्रभक्ति पर भी बहुत कुछ लिखा है, और जो मेरे मंचीय श्रोता है वो जानते हैं कि देशभक्ति के गीत भी जब जब मैंने सुनाए हैं बहुत प्यार मिला है, चाहे वो शहीद की अर्थी वाला गीत हो, चाहे बेरन बिंदिया हो, चाहे महाराणा प्रताप वाला गीत हो। एक चतुष्पदी उसके ऊपर सुना देता हूं मैंने क्योंकि राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर किस प्रकार से कहा जा सकता है, और प्रतीक के माध्यम से मैंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से एक प्रश्न किया। तिरंगे से आपका प्रश्न किया जा सकता है, हम सजीव निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुओं से प्रतीक उठा सकते हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा लिखी, उसी प्रकार से तिरंगे से प्रश्न किया कि तिरंगे तो लाल किले पर फहराता है, जब हमने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की तब तुझे फहराया गया। बड़ी बड़ी इमारतें तेरे लहराने से शोभित होती है, जब हम कोई पदक जीतते हैं तब तुझे फहराया जाता है। अगर तुझसे पूछा जाए कि तुझे सबसे ज्यादा गर्व और घमंड की अनुभूति इनमें किससे होती है, तो तिरंगा क्या कहेगा? तिरंगे का जवाब, और फिर कविता संबंधी बात का हम यहाँ पर समापन करेंगे। तिरंगा जवाब देता है कि उसे सबसे ज्यादा घमंड और गर्व की अनुभूति किसमें होती है। अब ये मत सोचिएगा कि लोकेश महाकाली सुना रहे हैं, तिरंगा कह रहा है कि मैं जन गण मन धुन पे लहराया, मैं जन गण मन धुन पे लहराया, जन गण मन धुन पे लहराया, लाल किले की प्राचीर पे फहराया, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ा, एवरेस्ट की चोटी पर मैं जा गड़ा, आसमानी ऊंचाइयों को मैंने छुआ, किंतु अहम का एहसास न हुआ, आसमानी ऊंचाइयों को मैंने छुआ, किंतु अहम का एहसास न हुआ, मगर फूल उठता है सीना तन के, फूल उठता है मेरा सीना तन के, शहीदों के शव का कफन बन के, शहीदों के शव का कफन बन के। बहुत खूब, बहुत बढ़िया लोकेश जी, आपने इस जो शो का जो कार्यक्रम का और संवाद का जो दी एंड किया, काबिले तारीफ है। और जाते जाते जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से सुन रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मनोज मक्खन द टॉक शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्रोत्साहन दें, ताकि हमारे मनोज भैया इसी प्रकार से इस शो के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन करते रहे, आपको आनंदित करते रहे। बस यही विनती रहेगी मेरी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश महाकाली जी, आपने जो आज आनंद कराया। हमारे सारे दर्शकों से भी मैं बोलूँगा, सारी ऑडियंस जो हमें आज इस एपिसोड में सुन रही है, आज का तो मज़ा वास्तव में लाजवाब है। आप सभी हमें इस तरीके से प्रोत्साहन देते रहें, और हमेशा हम नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए कलाकार के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके अपने शो मनोज मक्खन द टॉक शो। द मनोज मक्खन टॉक शो, टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, शो।